औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा जो 10th क्लास बायो का टॉपिक है 10.2.3 द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके अंदर हम देखेंगे कि ब्रीथिंग के टाइम जब हम सांस ले रहे होते हैं तब हमारी बॉडी का क्या रिएक्शन होता है, वो किस तरह काम कर रही होती है। तो यानी कि जो क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले दो पार्ट्स आते हैं, एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इन यानी कि इन अंदर की तरफ लेके जाना, एक्स यानी कि आउट बाहर की तरफ करना, यानी कि हवा को अंदर की तरफ लेके जाना और बाहर की तरफ लेके जाना। तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन को देखते हैं। इंस्पायरेशन को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है इनहेलेशंस का, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जब हम एयर को अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारे रिब्स मसल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो हमारी रिब्स होती है ये राइज ऊपर की तरफ उठ जाती है। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि जिस तरह के ये एक शख्स की जो डायग्राम नज़र आ रही है कि किस तरह जैसी वो एयर को अंदर की तरफ लेके जा रहा है, जो हमारी रिब्स है वो राइज ऊपर की तरफ उठी हुई है। इसी तरह जो हमारी जो डोम शेप जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और थोड़ा सा नीचे की जानिब अपना झुकाव कर लेता है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा है कि जो हमारे पास डायफ्राम है वो मूव डाउन हुआ है। अब इसके दौरान क्या होता है, जो हमारी चेस्ट होती है, चेस्ट के दरमियान जो हमारे पास वहाँ पे जो खला है या थोड़ा जो एरिया है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वो एरिया बढ़ने से क्या होता है, एरिया बढ़ने से क्या होता है कि जो हमारे पास प्रेशर होता है लंग्स के ऊपर वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अब वो प्रेशर रिड्यूस होता है तो क्या होता है, हमारे पास जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड यानी कि थोड़ी तरफ फैल जाते हैं और वहाँ पे जो मजीद जो एयर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक हो गया। चूंकि लंग्स के ऊपर भी प्रेशर कम हो गया, जब वहाँ पे प्रेशर हुआ है तो उसके नतीजे में क्या हुआ, हमारे पास जो एयर का प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो गया। अब जैसे यहाँ पे एयर का जो हमारे पास प्रेशर वो डिक्रीज होता है तो और जो आउटसाइड पे जो हमारी एयर अंदर की तरफ आ रही होती है उसे अब स्पेस मिल जाती है और वो फौरन हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। जैसे वह लंग्स के अंदर एंटर होती है तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे वो प्रेशर है या वो जो दबाव है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास इंस्पायरेशन का। अब हम देखते हैं एक्सपायरेशन को, जिसे हम दूसरा नेम एक्सहेलेशन का देते हैं। ये बिल्कुल इंस्पायरेशन के ऑपोजिट है। वहाँ पे हमारे रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पे हमारे रिब्स मसल्स रिलैक्स होंगे, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि अब वो एयर को, जो शख्स की डायग्राम बनी वो एयर को आउट कर रहा है और जो हमारे रिब्स हैं वो क्या हो चुके हुए हैं, रिलैक्स हो चुके हुए हैं और लोअर्ड यानी कि नीचे की जानिब वापस अपनी जगह पे मेन पोजीशन पे वापस आ चुके हुए हैं। अब जो हमारे पास जो डायफ्राम है उसके मसल्स भी रिलैक्स हो गए हैं और जो उसकी जो ओरिजिनल शेप थी डोम शेप उसके अंदर वो वापस आ गया हुआ है और वो दोबारा ऊपर की तरफ उठ भी गया हुआ है, यानी कि मूव अप कर गया हुआ है। और अब इसके ऊपर करने से क्या हुआ कि अब जो पहले चेस्ट कैविटी जो स्पेस थी वो हमारे पास ज़्यादा थी, अब यहाँ पे क्या होगी, कम होगी है, रिड्यूस कर गई है। अब उसके कम होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे लंग्स है इसके ऊपर प्रेशर क्या जाता है, बढ़ जाता है। अब जब लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने के नतीजे में जो एयर है उसको बाहर निकाल देंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारी, उसको एयर के ज़रिए से बाहर निकलता है। हम दोनों डायग्राम्स को अब कंपेयर करते हैं। जैसे कि अब आपको आपकी स्क्रीन पे डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम नज़र आ रही है। तो जो मेरे लेफ्ट साइड पे है वो हमारी इंस्पायरेशन की, राइट साइड वाली हमारी एक्सपायरेशन की। जिसके अंदर आप डायग्राम के अंदर आपको बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि जो इंस्पायरेशन के दौरान किस तरह जो हमारी रिब्स मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए और राइज अप हुए हैं, और इसी तरह जो कि हमारे एक्सपायरेशन है वो रिलैक्स हैं और बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पे जो डायफ्राम है हमारा डाउन की तरफ है और यहाँ पे डायफ्राम भी अप की तरफ है। यहाँ डायग्राम के अंदर बिल्कुल इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह ये सारा प्रोसीजर हुआ, जितनी डिटेल अभी बताई है आपको। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लंग्स के बारे में, यानी कि जो हमारी ब्रीथिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल ब्रीथिंग रेट की, यानी कि हमारे जो नॉर्मल एक ह्यूमन पर्सन यानी कि जो बिल्कुल नॉर्मल होता है उसके अंदर जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट हो।
अब देखना है कि अब हमारा जो ब्रीथिंग रेट है इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर, एक पार्ट है जो कि हमारे ब्रीथिंग रेट को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर। अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, ये ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर बड़ा सेंसिटिव होता है। इसको बड़ी जज कर रहा होता है कि ये ज़्यादा है या कम है, ये उसके मुताबिक ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। अगर स्टिमुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशन सेंटर देखें, स्टिमुलेशंस क्या होते हैं, स्टिमुलेशन को पहले हम डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर आउटसाइड पे किसी किस्म की कोई चेंजिंग आई है तो उस चेंजिंग को अंडरस्टैंड करते हुए जो हमारा ब्रेन है हमारी बॉडी को एडजस्ट करता है, उसको हम स्टिमुलेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेकर इसको देखते हैं कि कैसे ये करता है। कि अगर हम कोई हार्ड काम करें या कि सख्त कोई काम करें या कोई खेल कूद इस तरह की कोई वर्किंग करते हैं हम, तो क्या होता है कि जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन जो स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन की इंक्रीज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसीजर के अंदर जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर तो हमारी बॉडी के अंदर रह सकता है, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो अनदर प्रोसीजर के ज़रिए बाहर आउट हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके ब्लड के अंदर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें ब्रीथिंग का प्रोसीजर चाहिए होता है। अब जैसे ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हुई तो अब ब्रेन का यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, ये फ़ौरन मैसेज रिब्स मसल्स को और डायफ्राम को भेज देता है कि जो ब्रीथिंग रेट है इसकी स्पीड को बढ़ा दो। यानी कि अब जो सांस लेने का जो प्रोसीजर है इसकी स्पीड बढ़ा, तब हमारा जो मैक्सिमम ब्रीथिंग रेट जाता है वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट जाता है। आपको बिल्कुल कितना अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह नॉर्मल ब्रीथिंग रेट हमारा 60 to 20 है और मैक्सिमम जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो 30 to 40 जाता है जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं। तो ये एक हमारे पास छोटा सा कंपैरिजन है इंस्पायरेशंस का और एक्सपायरेशंस का एयर के हिसाब से, कि एयर के किस तरह एयर के जब हमारे इंस्पायर हो रही है तो ये एक्सपायर हो रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट अपने साथ लेके आती है और कितने परसेंटेज के साथ लेके आती है। आप इस डायग्राम को गौर से देखें, ये आपके बुक के अंदर भी बनी है, आपके बुक के अंदर टेबल 10.1 है। ये इसमें से अक्सर का बेशतर MCQs आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।